तो आज हम इस विस्तृत चर्चा में नॉर्दर्न रेलवे के उसी जिसे कहते हैं ना नर्वस सिस्टम, उसको डिकोड कर रहे हैं। सही कहा आपने। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है CLI एग्जाम क्वेश्चन नॉर्दर्न रेलवे बैच 01, जो 26 अप्रैल 2026 का पार्ट 2 है। और आज का हमारा मिशन है श्री राजू कुमार द्वारा सॉल्व किए गए जो MCQ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 से लेकर गहराई से समझते हैं। शुरुआत होती है प्रश्न संख्या 56 से। सवाल है CEDE का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर। तो सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये पद इतना खास क्यों है। देखिए, इस पद में जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है ना, यानी वितरण, वो सबसे अहम है। भारतीय रेलवे का जो विद्युतीकरण है वो एक बहुत विशाल ग्रिड है। हाँ, वो तो है। हजारों किलोमीटर लंबी ओवरहेड लाइनें हैं, सब स्टेशंस हैं। इन सब में बिजली का सही और एकदम सुरक्षित वितरण करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। CED वो शीर्ष अधिकारी होता है जो ये तय करता है कि इलेक्ट्रिक इंजनों को बिना किसी रुकावट के पावर मिलती रहे। अरे वाह, क्या बात है। खैर, अब आते हैं प्रश्न 57 पर। यहाँ बात थोड़ी सेफ्टी की हो रही है। एल्को लोकोमोटिव में BP यानी ब्रेक पाइप, उसमें 7.5 mm का होल लगाने पर BP प्रेशर में क्या बदलाव आना चाहिए? ये बहुत क्रिटिकल सवाल है। बिल्कुल। अब तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 मिनट में 4.0 kg/cm² से नीचे न जाए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? ये जो 7.5 mm का छोटा सा छेद है ना, ये दरअसल एक बहुत बड़े खतरे का सिमुलेशन है, मतलब एक कृत्रिम परीक्षण है। अच्छा, एक टेस्टिंग के लिए? हाँ, ट्रेन को रोकने वाली जो पूरी प्रणाली है वो ब्रेक पाइप के एयर प्रेशर पर टिकी होती है। ये टेस्ट ये जांचने के लिए होता है कि अगर सिस्टम में कोई लीकेज हो जाए तो क्या इंजन का एयर कंप्रेसर उस हवा की कमी को पूरा कर सकता है। ओह, समझ गई। राइट। अगर लीकेज के बावजूद कंप्रेसर प्रेशर को 4.0 से नीचे नहीं गिरने देता तो इसका मतलब है कि सिस्टम के फेफड़े एकदम मजबूत हैं। सिस्टम के फेफड़े, क्या बेहतरीन रूपक दिया है आपने। खैर, इसी तरह तापमान की जांच के लिए प्रश्न 58 है। एल्को TSC इनलेट पर एग्जॉस्ट गैस का तापमान कौन से यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शंस। तो सही उत्तर है सी, पायरोमीटर। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि पायरोमीटर ही क्यों, थर्मामीटर क्यों नहीं? जायज सवाल है। मतलब थर्मामीटर तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये पायरोमीटर तो किसी ज्वालामुखी की गर्मी नापने वाले यंत्र जैसा लग रहा है मुझे। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। थर्मामीटर तो हमारे सामान्य तापमान के लिए होता है, लेकिन TSC यानी टर्बो सुपरचार्जर, उसके इनलेट पर जो एग्जॉस्ट गैसें आती है ना, उनका तापमान 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के पार होता है। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, अगर आप वहाँ थर्मामीटर लगाएंगे तो वो पिघलकर भाप बन जाएगा। पायरोमीटर थर्मल रेडिएशन के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब वो बिना सीधे छुए इतने भयंकर तापमान की सटीक रीडिंग दे सकता है। सच में कमाल का इंजीनियरिंग विज्ञान है। तो अब प्रश्न 59 को देखते हैं। यदि लोकोमोटिव को एक्सल लॉक स्थिति में चलाया जा रहा हो तो टर्नआउट पर अधिकतम गति कितनी होगी? ये बहुत डरावनी सिचुएशन होती है। हाँ, सही जवाब है सी, अत्यंत धीमी गति। देखिए, एक्सल लॉक रेलवे के सबसे बुरे सपनों में से एक है। इसका सीधा मतलब है कि पहिए घूम नहीं रहे हैं बल्कि पटरी पर खिसट रहे हैं। जैसे ही उस गैप में फंसेगा, भयंकर डिरेलमेंट का खतरा पैदा होगा। ओह माय गॉड। इसीलिए वहाँ कोई किलोमीटर का नंबर नहीं दिया गया है, बल्कि डेड स्लो यानी अत्यंत धीमी गति का एकदम सख्त नियम लागू होता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति है सच में। चलिए अब इंजन की पावर की बात करते हैं। प्रश्न 60। HHP लोकोमोटिव जैसे WDP-4D और WDP-4B, इनमें TM पिनियन और बुल गियर का अनुपात क्या है? उत्तर है बी, 17:77। ये 17:77, ये केवल एक नंबर नहीं है, ये उस भारी भरकम ट्रेन को खींचने का पूरा गणित है। वो कैसे? पिनियन एक छोटा गियर होता है जो मोटर से जुड़ा होता है, जिसमें 17 दांत हैं। ये बड़े बुल गियर को घुमाता है जिसमें 77 दांत हैं। जब वो छोटा गियर कई बार तेजी से घूमता है तब जाकर बड़ा गियर एक बार घूमता है। अच्छा, तो स्पीड कम हो जाती है? स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन जो टॉर्क है ना, मतलब खींचने की ताकत, वो इतनी विशाल पैदा होती है कि पूरे एक शहर के बराबर वजन को अपनी जगह से खिसका सकती है। गजब का संतुलन है गियर और ताकत के बीच।
और इतनी ताकत पैदा करने के लिए ईंधन भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए। तो प्रश्न 61 पूछता है कि इन WDP-4D और B लोको में फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? सही उत्तर है B, 6000 लीटर। 6000 लीटर मतलब एक सामान्य कार के 40 लीटर के टैंक से इसकी तुलना करके देखिए। हाँ, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये विशाल क्षमता इसलिए होती है ताकि लोकोमोटिव हजारों टन माल के साथ कई राज्यों को पार कर सके, वो भी बिना बार बार रुके, क्योंकि माल ढुलाई में समय बचाना बहुत अहम होता है। राइट। चलिए अब हम हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो इंजन की शक्ति और उसके एयर सिस्टम के आसपास है। तो प्रश्न 62 एक सही क्रम या सीक्वेंस के बारे में पूछता है। न्यूमेटिक सिस्टम का सवाल है। हाँ, विकल्प ए है CP NRV अनलोडर टैंक, बी है CP अनलोडर NRV टैंक, सी है अनलोडर CP टैंक NRV या डी है टैंक NRV अनलोडर CP। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पहले CP, फिर अनलोडर, फिर NRV और अंत में टैंक। बिल्कुल सही सीक्वेंस है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुक कर आपसे पूछना चाहती हूँ, अनलोडर को हमेशा NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व उससे पहले क्यों लगाया जाता है? ये यांत्रिक सुरक्षा का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। देखिए, CP यानी कंप्रेसर हवा बनाता है। जब टैंक भर जाता है तो कंप्रेसर रुक जाता है। लॉजिकल है। लेकिन सोचिए, अगर उस रुके हुए कंप्रेसर के सिर पर भारी दबाव बना रहे तो अगली बार जब उसे चालू होना होगा तो उसे उस दबाव के खिलाफ काम करना पड़ेगा ना। ओ हाँ, तो मोटर पर जोर पड़ेगा। बिल्कुल, मोटर जल सकती है। अनलोडर का काम है कि कंप्रेसर के रुकते ही उसके ऊपर की जो फालतू हवा है उसे फुर से बाहर निकाल देना। अच्छा। इससे कंप्रेसर अगली बार बिल्कुल रिलैक्स होकर स्टार्ट होता है। और जो NRV है वो ये सुनिश्चित करता है कि टैंक के अंदर जो हवा जमा है वो वापस ना लौटे। मतलब मशीनों को भी सांस छोड़ने की और रिलैक्स करने की जरूरत होती है। एकदम सही कहा आपने। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 63 पर। HHP लोको के इंजन में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है बी, 16 सिलेंडर। और ये 16 सिलेंडर एक साथ एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं। इन्हीं के भीतर होने वाले विस्फोटों से वो असीम ऊर्जा पैदा होती है। हाँ, जो 6000 लीटर डीजल को गति में बदल देती है। प्रश्न 64 भी टेक्निकल है। HHP लोको में ट्रैक्शन मोटर किस प्रकार के होते हैं? सही जवाब बी, 3 फेज AC मोटर है। आपको पता है, पुराने जमाने के जो इंजन थे उनमें DC मोटर लगती थी। उनमें क्या दिक्कत थी? उसमें कार्बन ब्रश होते थे, वे घिसते थे, उनमें स्पार्क होता था और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था। 3 फेज AC मोटर आधुनिक विज्ञान का चमत्कार है। इसमें कोई ब्रश नहीं होता। तो ये काम कैसे करती है? ये मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण से चलती है, इसलिए इसका रखरखाव बहुत कम है और ये पट्टियों पर बहुत ही शानदार पकड़ देती है। इसी आधुनिकता का एक और उदाहरण है प्रश्न 65। DPWCS का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर ए है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम। और ये तकनीक भारतीय रेलवे के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। सच में? इतना इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल। जब मालगाड़ियां 2-2 किलोमीटर लंबी होती हैं, तो एक इंजन काफी नहीं होता ना, पीछे भी इंजन लगाना पड़ता है। हाँ, वो तो मैंने देखा है। तो इस वायरलेस सिस्टम से आगे बैठा लोको पायलट बिना किसी तार के पीछे वाले इंजन को बिल्कुल उसी सेकंड उसी ताकत से चलाता है या ब्रेक लगाता है। अरे वाह! मतलब 2 इंजनों का दिमाग एक साथ काम कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। और ये सब इसलिए है ताकि प्रश्न 66 में जो ताकत बताई गई है उसका सही इस्तेमाल हो। सवाल है, WDG-4 लोको का अधिकतम कर्षण बल यानी ट्रैक्टिव एफर्ट कितना है? ऑप्शन उत्तर है सी, 53 टन। ट्रैक्टिव एफर्ट का मतलब है रुकी हुई ट्रेन को अपनी जगह से हिलाने के लिए लगने वाला शुरुआती जोर, मतलब इनर्शिया को तोड़ने के लिए। एग्जैक्टली। ये 53 टन का बल सिर्फ ट्रेन को खींचने के लिए नहीं है, बल्कि उस भयानक घर्षण को तोड़ने के लिए होता है जो हजारों टन लोहे को रोके रखता है। बाप रे। खैर, अब यहाँ से हमारी चर्चा एक नया मोड़ लेती है। सेक्शन 3 में हम मशीनरी से हटकर उस सिस्टम की ओर बढ़ते हैं जो इसे चलाता है, यानी हमारे इंसान और सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, क्रू मैनेजमेंट और रेलवे के IT सिस्टम्स।
तो प्रश्न 67 है, CMS यानी क्रू मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये लाखों कर्मचारियों को मैनुअली मैनेज करना इंसानी दिमाग की बस की बात नहीं है। हाँ, वो तो नामुमकिन है। CMS वो सॉफ्टवेयर है जो हर एक पायलट का हिसाब रखता है, कौन कहाँ है, किसकी रेस्ट पूरी हुई है, किसका मेडिकल कब होना है। ये इंसानी गलतियों को रोकने का सबसे बड़ा औजार है। और इसी में प्रश्न 68 आता है, CMS में TA यानी ट्रेन एक्नॉलेजमेंट कौन बनाता है? होता है सी, ट्रैफिक सुपरवाइजर, और CCC यानी क्रू कंट्रोलर दोनों। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए दो अलग अलग लोगों को एक साथ चाबी घुमानी पड़ती है। हाँ, फिल्मों में दिखाते हैं ना। बिल्कुल वैसे। ट्रैफिक विभाग ये तय करता है कि ट्रेन कब जाएगी, और क्रू कंट्रोलर ये तय करता है कि कौन सा पायलट जाएगा। दोनों की सहमति से ही सिस्टम में एक्नॉलेजमेंट बनता है। ये एक डबल लेयर की सिक्योरिटी है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 69 पूछता है कि जोनल पावर कंट्रोल में TP 101 प्रपत्र का क्या उपयोग है? ये उत्तर है ए। इसे हम आसान भाषा में इंजनों का मेडिकल चार्ट भी कह सकते हैं। मेडिकल चार्ट। हाँ, जहाँ उनके बीमार होने या आराम करने का पूरा इतिहास दर्ज होता है। सही है। अब प्रश्न 70 बहुत ही बुनियादी है लेकिन बहुत जरूरी है। क्रिस CRIS का पूर्ण रूप क्या है? अब सही उत्तर है डी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अगर आप माने कि रेलवे की पटरियां धमनियां हैं, तो क्रिस उसका सिलिकॉन का दिमाग है। मतलब IT ब्रेन। राइट। आपके पैसेंजर टिकट बुक करने से लेकर मालगाड़ियों की ट्रैकिंग तक रेलवे का हर बड़ा डेटा सेंटर क्रिस ही बनाता और संभालता है। प्रश्न 71, डिवीजन को लोकोमोटिव आवंटन में हैवी शेड्यूल के लिए कितना प्रतिशत लिया जाता है? ऑप्शन ए, उत्तर ए है 10%। लॉजिक सिंपल है, आप 100% मशीनों को हर समय काम पर नहीं लगा सकते ना। हाँ, उन्हें भी तो मेंटेनेंस चाहिए। बिल्कुल। ये 10% वो रिजर्व है जो भारी मरम्मत के लिए शेड में रहेगा। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कड़ा नियम है ताकि रास्ते में कोई इंजन फेल ना हो। एकदम सही। प्रश्न 72, CMS में FAFO का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है बी, फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो रेलवे जैसे 24 घंटे चलने वाले सिस्टम में कर्मचारियों को आराम मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, फटीग बहुत बड़ा इशू हो सकता है। राइट। तो ये FAFO नियम ये पक्का करता है कि जो क्रू अपना अनिवार्य आराम पूरा करके सबसे पहले अवेलेबल हुआ है, उसे ही सबसे पहले अगली ड्यूटी पर भेजा जाएगा। इसमें कोई भी पक्षपात नहीं चल सकता। बहुत ही निष्पक्ष व्यवस्था है ये तो। और निष्पक्षता से ही जुड़ा है हमारा अगला सेक्शन, अनुशासन एवं अपील नियम, जिसे D&A कहते हैं। किसी भी बड़े संगठन को चलाने के लिए कड़े नियम तो चाहिए ही। बिल्कुल। तो प्रश्न 73 है, रेलवे सेवक D&A नियम 1968 किस तिथि से लागू हुए? सही जवाब है सी, 1 अक्टूबर 1968। ये साल 1968 भारतीय रेलवे के प्रशासनिक इतिहास में बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ऐसा क्या हुआ था इस दिन? ये वो समय था जब कर्मचारियों के अधिकारों और प्रशासन की सख्ती के बीच एक स्टैंडर्ड और कानूनी ढांचा तैयार किया गया। इससे पहले नियम अलग अलग थे, लेकिन 1 अक्टूबर से पूरे देश में एक समान अनुशासनात्मक न्याय प्रणाली लागू हो गई। और इसी न्याय प्रणाली का एक हिस्सा है प्रश्न 74, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दंड आदेश पारित करते समय अनिवार्य रूप से क्या पास करना चाहिए? और सही उत्तर है बी, स्पीकिंग आदेश। अब मैं यहाँ थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। बताइए क्या कंफ्यूजन है? लेकिन एक स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है एक ऐसा आदेश जो अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर दे। अच्छा, मतलब उसमें सब डिटेल्स होती हैं। हाँ, उसमें केवल सजा नहीं लिखी होती, बल्कि फैसले का कारण, तथ्य, तर्क और गवाहों के बयान का पूरा रेफरेंस होता है। आदेश पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए जैसे अधिकारी खुद उसे समझा रहा हो कि ये फैसला क्यों लिया गया। ये ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा सबूत है। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन नियम है ये। प्रश्न 75, एक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी कितने DR मामलों में बचाव सहायक बन सकता है? सही उत्तर है ए, 3 मामले। ये नियम भी बैलेंस बनाने के लिए है। कैसे? देखिए, यूनियन का पदाधिकारी अपने साथियों की मदद तो करे, लेकिन अगर वो हर केस में जाएगा तो उसका जो असली रेलवे का काम है, चाहे वो ट्रेन चलाना हो या पटरियों की मरम्मत, वो कौन करेगा? इसलिए अधिकतम 3 मामलों की लिमिट तय की गई है। लॉजिकल है। प्रश्न 76, यदि DNA कार्यवाही के दौरान रेल सेवक की मृत्यु हो जाए तो उसके मामले का क्या होगा? उत्तर है सी, बंद किया जाए। ये तो प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का एकदम बेसिक से। अगर वो अपना बचाव करने के लिए जीवित ही नहीं है तो उस पर कार्रवाई चलाना पूरी तरह से अमानवीय है, इसलिए फाइल उसी वक्त बंद कर दी जाती है। सही बात है। प्रश्न 77 देखते हैं,
अनुमानित निलंबन यानी डीम्ड सस्पेंशन का आदेश जारी करने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र उपयोग किया जाता है? और सही उत्तर है सी, SF2। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 78। अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करते समय कितने प्रकार के मानक प्रपत्रों का उपयोग होता है? सही उत्तर है डी, 8 प्रकार के प्रपत्र। अब देखिए, इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। क्या? एक तरफ इतना विशाल रेलवे प्रशासन है जो गलती होने पर सख्त सजा दे सकता है, दूसरी तरफ एक अकेला कर्मचारी है, लेकिन ये प्रशासन उस कर्मचारी को खुद को बचाने के लिए, अपील करने के लिए ये 8 प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म्स देता है। मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि व्यवस्था केवल दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए बनाई गई है। राइट। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, कर्मचारी कल्याण, अवकाश नीतियां और जनरल नॉलेज। मतलब इस परीक्षा का दायरा देखिए आप, गियर के अनुपात से लेकर अब हम छुट्टियों के नियमों पर आ गए हैं। हाँ, ये बहुत डायनामिक एग्जाम है। तो प्रश्न 79, रेल सेवकों के कार्य घंटों और विश्राम अवधि का विनियमन किसमें किया गया है? ऑप्शन ए, अध्याय 15 रेलवे अधिनियम 1992, बी अध्याय 14 रेलवे अधिनियम 1990, सी अध्याय 14 भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 या डी अध्याय 16 रेलवे अधिनियम 1996। सही उत्तर है सी, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 का अध्याय 14। आपको पता है, एक थका हुआ कर्मचारी रेलवे सुरक्षा के लिए किसी भी टेक्निकल खराबी से बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। ये 1989 का जो एक्ट है, ये कानूनी रूप से तय करता है कि किसी भी इंसान से उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता से ज्यादा काम न लिया जाए। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 80, इंटेंसिव कर्मचारियों की रोस्टर ड्यूटी में लॉन्ग ऑन का अर्थ कितने घंटे से अधिक की ड्यूटी है? एक सही उत्तर है ए, 8 घंटे से अधिक। ये जो इंटेंसिव है ना, इसका मतलब है अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने वाला काम, जैसे कंट्रोल रूम में बैठना। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल रूम में बैठा कर्मचारी जो एक साथ दर्जनों ट्रेनों की आवाजाही देख रहा है, 8 घंटे से ज्यादा ऐसी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखना इंसानी दिमाग के लिए बहुत तनावपूर्ण माना जाता है। राइट। प्रश्न 81 है, रेल सेवक के अवकाश खाते में LAP किस दर से जमा होता है? उत्तर है बी, 2.5 दिन प्रति माह यानी साल के 30 दिन। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड लीव पॉलिसी है। और प्रश्न 82, पूरे सेवा जीवन में LHAP यानी आधे औसत वेतन पर अवकाश कितने दिनों तक संचित हो सकता है? सही उत्तर है डी, असीमित। ये जो असीमित LHAP है ना, ये एक बहुत ही शानदार नीति है। वो कैसे? कल्पना कीजिए, कोई कर्मचारी अपने 30 साल के करियर में छुट्टियां नहीं लेता और वे जमा होती रहती हैं। भविष्य में अगर उससे कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो यही जमा छुट्टियां उसे कई महीनों तक आर्थिक तंगी से बचाए रखती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी नेट है। बिल्कुल है। प्रश्न 83, एक ट्रेड अप्रेंटिस को पूर्ण वजीफे पर अवकाश प्रतिवर्ष अधिकतम कितने दिनों का मिलता है? और सही उत्तर है सी, 12 दिन। मतलब नए सीखने वालों के लिए भी अनुशासन के साथ छुट्टियों का पूरा प्रावधान है। सही कहा। अब प्रश्न 84, RTIS का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है सी, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वही सिस्टम है जिसे इसरो की मदद से डेवलप किया गया है। अच्छा, इसरो का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? हाँ, सैटेलाइट के जरिए चलती हुई ट्रेन की एकदम सटीक लोकेशन कंट्रोल रूम के कंप्यूटर और यात्रियों के मोबाइल ऐप तक हर पल पहुंचती रहती है। अब वो अंदाजे का जमाना गया, ये रियल टाइम डेटा का युग है। कमाल है। और अंत में प्रश्न 85, जो पूरी परीक्षा में सबसे अलग चमकता है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? और इसका सही उत्तर है बी, 2 अक्टूबर 1869। प्रश्न 86 में पूछा गया था, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी NH44। अच्छा, और ठीक इसके बाद प्रश्न 87 में एक और ऐसा ही सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है डी, गंगा। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि रेलवे की परीक्षा में राजमार्गों और नदियों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? देखिए, यह जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सवाल केवल रटने वाले तथ्य नहीं है, ये भारत की लॉजिस्टिक्स और स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी की बुनियादी समझ है। जैसे NH44 कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। बिल्कुल।
रेलवे और सड़क मार्ग एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। एक लोको इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए कि परिवहन कॉरिडोर कैसे काम करते हैं। और नदियों की बात करें तो गंगा जैसी नदियां ऐतिहासिक रूप से बड़े भौगोलिक अवरोध रही हैं। अरे हाँ, जिन्हें पार करने के लिए रेलवे ने पुल बनाकर इंजीनियरिंग के चमत्कार किए हैं। सही कहा, देश की जीवन रेखाओं की समझ होना अनिवार्य है। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है। और फिर पेपर अचानक से कूटनीति की ओर मुड़ जाता है। प्रश्न 88 पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई? और सही जवाब है डी, 1945। और इसके तुरंत बाद प्रश्न 89 है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? का सही उत्तर है सी, 28 फरवरी। तथ्य एक ही परीक्षा में परखे जा रहे हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो 1945 का साल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्निर्माण का साल था और विज्ञान दिवस का सवाल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देता है। हाँ, एक तकनीकी विभाग में विज्ञान का सम्मान तो होना ही चाहिए। खैर, अब यहाँ से पेपर का गियर पूरी तरह से शिफ्ट होता है। बिल्कुल, अब हम गणित और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग की दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, प्रश्न 90 से 94 तक। तो प्रश्न 90 है, 120 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? और इसका सही उत्तर है बी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं सोच रही थी इसे रोजमर्रा की ड्राइविंग से जोड़कर देखें तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने का तर्क काफी काम आता है। एकदम सही। एक लोको पायलट का दिमाग लगातार मीटर और सेकंड में काम करता है जब वो ट्रैक देख रहा होता है, लेकिन नियम और उपकरण किलोमीटर और घंटे में होते हैं। ये सवाल आपकी स्विच करने की क्षमता जांचता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, प्रश्न 91 उम्र से जुड़ा है। राम की उम्र श्याम की उम्र से दुगनी है, दोनों की उम्र का योग 60 है। राम की उम्र कितनी है? विकल्प थे ए 40, बी 35, सी 30 और डी 45। और सही उत्तर ए है, यानी 40। ये तो काफी सीधा सवाल था। हाँ, बुनियादी अनुपात का सवाल। लेकिन अगला सवाल प्रश्न 92 मुझे बहुत पसंद आया। ये रीजनिंग का है। क्लॉक का संबंध टाइम से है, तो थर्मोमीटर का संबंध किससे होगा? और सही उत्तर है बी, टेम्परेचर यानी तापमान। ये क्लासिक ट्रैप है। हाँ, बहुत से लोग हीट और टेम्परेचर को एक मान लेते हैं। बिल्कुल, ऊष्मा एक ऊर्जा है, जबकि तापमान उस ऊर्जा का मापन है। जैसे घड़ी समय पैदा नहीं करती, सिर्फ मापती है, वैसे ही थर्मामीटर तापमान मापता है। इंजनों की रिपोर्ट पढ़ते समय यह स्पष्टता बहुत जरूरी है। क्या बात है। चलिए प्रश्न 93 पर चलते हैं। एक पाइप टंकी को 6 घंटे में भरता है और दूसरा 12 घंटे में खाली करता है। दोनों एक साथ खुलें तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? विकल्प हैं ए 10 घंटे, बी 12 घंटे, सी 14 घंटे और डी 18 घंटे। और सही जवाब है बी, 12 घंटे। ये सवाल असल में डायनामिक सिस्टम्स की समझ का परीक्षण है। मतलब? रेलवे में आप अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां एक तरफ से दबाव बन रहा है और दूसरी तरफ से कम हो रहा है, जैसे एयर ब्रेक सिस्टम। दिमाग को इन दोनों ताकतों का कुल परिणाम निकालने की आदत होनी चाहिए। अरे वाह, पाइप और टंकी को एयर ब्रेक से जोड़ना, ये शानदार है। अब दिशाओं वाला प्रश्न 94 देखते हैं। हाँ, ये भी काफी अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? विकल्प थे ए 13 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 15 किलोमीटर और डी 17 किलोमीटर। सही उत्तर है ए 13 किलोमीटर। लेकिन इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है ना, 5 और 12 का स्क्वायर करके। बिल्कुल, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि दिशा वाले सवाल में समकोण त्रिभुज का लॉजिक काम कर रहा है। जब कोई अधिकारी विशाल रेलवे यार्ड को देखता है तो उसे बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी यानी वेक्टर को समझना होता है। मतलब सिर्फ पटरियों के घुमाव नहीं देखने होते। सही कहा, यह स्थानिक जागरूकता यानी स्पेशियल अवेयरनेस का बेहतरीन उदाहरण है। बहुत खूब। चलिए अब प्रश्न 95 से 100 की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा विशुद्ध रूप से रेलवे प्रशासन और पास नियमों का है। ये खंड बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 95 है, लेवल 6 एवं इससे ऊपर के लेवल के अराजपत्रित रेल कर्मियों को किस श्रेणी का ड्यूटी पास दिया है? विकल्प ए प्रथम श्रेणी ए पास, बी प्लैटिनम पास, सी प्रथम श्रेणी पास और डी गोल्ड पास। सही उत्तर है ए
प्रथम श्रेणी ए पास। और प्रश्न 96 पूछता है कि PRC पास का विस्तार क्या है? यानी उसका फुल फॉर्म। हाँ, ए पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, बी पोस्ट रिटायरमेंट कैजुअल पास, सी पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीट पास या डी पोस्ट रिटायरमेंट कमर्शियल पास। और सही जवाब है ए पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। अच्छा, प्रश्न 97 PTO से जुड़ा है। PTO से बर्थ आरक्षित करवाने के लिए टिकट के कुल मूल्य का कितना भाग चुकाना होता है? इसके विकल्प थे ए 1/3, बी 1/4, सी आधा और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए है 1/3। लेकिन मुझे यहाँ एक शंका है, अगर रेलवे अपने कर्मचारियों को सुविधा दे ही रहा है तो इसे पूरी तरह से मुफ्त क्यों नहीं कर देता? 1/3 पैसे लेने का क्या तुक है? ये एक बहुत ही विचारशील प्रशासनिक चेक एंड बैलेंस है। वो कैसे? अगर पीटीओ पूरे तरह से मुफ्त होता तो हो सकता था कि लोग बिना जरूरत की भी धड़ल्ले से टिकट बुक करते और आम यात्रियों के लिए सीटें कम पड़ जाती। बिल्कुल, 1/3 कीमत वसूल कर रेलवे ये सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी सुविधा का लाभ तो उठाएं, लेकिन तभी जब वास्तव में यात्रा करनी हो। ये तो संसाधनों के प्रबंधन का बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। अब प्रश्न 98 देखते हैं। सेवानिवृत्त मानार्थ पास के लिए कितने वर्ष की रेल सेवा आवश्यक है? विकल्प ए 20 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 25 वर्ष। सही उत्तर है ए 20 वर्ष। और प्रश्न 99 महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर को किस श्रेणी का पास देय है? ए ब्रॉन्ज पास, बी गोल्ड पास, सी प्लैटिनम पास या डी सिल्वर पास। इसका सही उत्तर है बी गोल्ड पास। ये पास उन्हें पूरे जोन में किसी भी ट्रेन में निर्बाध यात्रा का अधिकार देता है, क्योंकि संकट के समय जोन प्रमुख को आरक्षण की लाइनों में नहीं उलझाया जा सकता। बिल्कुल सही। अब आते हैं प्रश्न 100 पर, जो थोड़ा तकनीकी है। अधिक स्टॉपेज वाले रूट पर EMU या मेमो का उपयोग क्यों किया जाता है? विकल्प सुनिए इसके। ए इनकी अधिकतम गति ज्यादा होती है, बी इनमें बेहतर त्वरण और ब्रेकिंग होती है, सी ये कम बिजली खर्च करते हैं और डी इनमें अधिक बैठने की क्षमता होती है। और सही उत्तर है बी, इनमें बेहतर त्वरण यानी एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग होती है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। अगर किसी ट्रेन को बहुत सारे स्टेशनों पर रुकना है तो क्या ज्यादा टॉप स्पीड होना ज्यादा जरूरी नहीं होना चाहिए ताकि वो जल्दी पहुंच सके? सतह पर देखने में ये तर्क सही लगता है, लेकिन भौतिकी इसे सिरे से खारिज कर देती है। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत तेज स्पोर्ट्स कार है जिसकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन आप एक ऐसे शहर में हैं जहां हर 500 मीटर पर एक रेड लाइट है। क्या आप कभी उस 300 की स्पीड तक पहुंच पाएंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बार बार ब्रेक जो लगानी पड़ेगी। यही बात लोकल ट्रेनों पर लागू होती है। उपनगरीय मार्गों पर स्टेशन बहुत पास होते हैं। EMU ट्रेनों में किसी एक भारी इंजन के बजाय पूरी ट्रेन के कई डिब्बों में मोटर लगी होती है। ओह, इसलिए वे स्टेशन से छूटते ही तुरंत स्पीड पकड़ लेती हैं। बिल्कुल, और उतनी ही तेजी से रुक भी जाती हैं। इसीलिए जहां स्टॉपेज ज्यादा होते हैं वहां तेजी से रुकना और तेजी से वापस गति पकड़ना ही असल चुनौती है, टॉप स्पीड नहीं। ये बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण था। चलिए अब पेपर के अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 101 से 110 तक। ये पूरा हिस्सा राजभाषा नियमों पर है। रेलवे जैसे बड़े सरकारी तंत्र को जोड़ने वाले धागे। हाँ, तो प्रश्न 101 है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 9, बी 8, सी 7 या डी 10? सही जवाब है ए, कुल 9 धाराएं। प्रश्न 102, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? विकल्प ए 351, बी 343(2), सी 344(1) और डी 343(1). इसका सही उत्तर डी है, अनुच्छेद 343(1). और प्रश्न 103 पूछता है कि राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? ए 12, बी 11, सी 10 या डी 13? सही उत्तर है ए, 12 नियम। अब प्रश्न 104 देखिए, ये काफी दिलचस्प है। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? हाँ, इसके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। और सही उत्तर है बी तमिलनाडु।
ये बहुत से लोगों को चौंका देता है। लेकिन ये हमारे संविधान निर्माताओं के लचीलेपन का प्रमाण है। ये सुनिश्चित करता है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन थोपा नहीं जाएगा। बिल्कुल। अब प्रश्न 105, धारा 3(3) के अंतर्गत कितने कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? A 10, B 14, C 12 या D 16? सही उत्तर है B 14 दस्तावेज। प्रश्न 106, राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना किस नियम के अंतर्गत है? A नियम 2, B नियम 5, C नियम 4 या D नियम 3? सही उत्तर B है, नियम 5। और प्रश्न 107, राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया? A लोकसभा, B राज्यसभा, C कोई नहीं या D लोकसभा एवं राज्यसभा? इसका सही जवाब D है, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों द्वारा। अब प्रश्न 108, बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? विकल्प थे A दूसरा, B पहला, C तीसरा और D चौथा। और उत्तर कुंजी के अनुसार इसका सही जवाब है A दूसरा स्थान। अब प्रश्न 109 जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? A 10 जनवरी, B 14 सितंबर, C 28 सितंबर या D 26 जनवरी? और सही उत्तर है A 10 जनवरी। लेकिन बहुत से लोग इसे 14 सितंबर से भ्रमित कर देते हैं, है ना? हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जबकि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। परीक्षार्थियों को फंसाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एकदम सही। और आखिरी सवाल, प्रश्न 110, राजभाषा नियम 10(4) के अधीन कार्यालय को अधिसूचित करने के लिए कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए? विकल्प हैं A 50%, B 75%, C 80% और D 100%। और सही उत्तर है C 80%। हाँ, 80% एक व्यावहारिक सीमा है जिससे काम सुचारू रूप से चलता रहे। तो इस तरह हमने CLI एग्जाम के इस भाग 2 में गणित से लेकर राजभाषा तक के विश्लेषण कर लिया। यह सच में एक बौद्धिक मैराथन थी। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं को एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी कि परीक्षा से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन सामग्री, ट्रिक्स और विस्तृत हल के लिए YouTube चैनल लोको स्टडी बाय राजू कुमार को जरूर सब्सक्राइब करें। यह तैयारी का एक शानदार स्रोत है।